हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिक्ट क्लासेस। मैं विपुलदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको हमारा लास्ट लेक्चर जो है वो मिला होगा, पोल्यूशन से मिला होगा ना। एयर पोल्यूशन का टॉपिक हमने मिसलेनियस सीरीज सेकंड के अंदर स्टार्ट किया है। वहां पर हमने कुछ बातें पढ़ी हैं, ठीक है। थोड़ी सी हमने बात करी प्राइमरी पोल्यूटेंट की, थोड़ी सी बात करी थी हमने वहां पे सेकेंडरी पोल्यूटेंट की, और फिर हमने प्राइमरी पोल्यूटेंट को डिटेल में पढ़ना स्टार्ट किया था। चलिए, सबसे पहले जैसे हमेशा की तरह हम रिवीजन करते हैं। लास्ट लेक्चर का रिवीजन करेंगे एयर पोल्यूशन वाले का। देखो, एयर पोल्यूशन वाले में मैंने आपको क्या बताया कि आपके पास पांच मेन, ठीक है, पांच मेन क्या है आपके प्राइमरी पोल्यूटेंट है या प्राइमरी पोल्यूटेंट है अगर मैं कहूं तो, ठीक है। इन पांच प्राइमरी पोल्यूटेंट में कौन कौन से थे? सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ये आपके हैं, ठीक है। और पर्टिकुलरली हम किसकी बात करेंगे? SO2 की बात करेंगे। क्या यहां पर और भी सिचुएशन पॉसिबल है? SO3 भी पॉसिबल है। आगे बढ़ते और बात करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन भी प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट के अंदर थे, पांच थे टोटल, ठीक है। यहां पर भी बात होगी CO2 की, और लेकिन हमारा कंसर्न क्या है यहाँ पे? मेन कार्बन मोनोऑक्साइड। बात समझ में आ रही? नेक्स्ट बात करते हैं, थर्ड नंबर पे हमारा था ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ये भी आपने पढ़ा, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, है ना। थर्ड, इनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? NOx की फॉर्म में। और कौन कौन सी फॉर्म इसकी पॉसिबल है? NO2 पॉसिबल है क्या? NO3 भी पॉसिबल है क्या? बिल्कुल जी, NO3 भी पॉसिबल, ये भी पॉल्यूटेंट है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फोर्थ है हमारे सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर, स्टैंडर्ड पर्टिकुलेट मैटर, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर आगे बात करें तो फिफ्थ नंबर पे आपके कौन सा बच गया? ऑक्साइड्स, तीन तो ऑक्साइड है, सस्पेंडेड पर्टिकुलेट मैटर है, और आपका है पैन। पैन प्राइमरी पोल्यूटेंट है क्या? मुझे भी याद कर लेने दो, मैं भी थोड़ा सा भूल रहा हूँ ना। प्राइमरी पोल्यूटेंट में हमने क्या क्या पढ़ा? ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, स्टैंडर्ड पर्टिकुलेट मैटर, SPM। और पैन नहीं है, पैन सेकेंडरी पोल्यूटेंट है, ठीक है। आगे मुझे याद, देखो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन बच गया था आपका, ठीक है। हाइड्रोकार्बन क्या? प्राइमरी पोल्यूटेंट है। ये सब हमने पढ़ा। और सेकेंडरी पोल्यूटेंट के अंदर आपने क्या क्या याद किया था? यहां पर याद किया था आपने फर्स्ट नंबर पे H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। सेकंड आपने याद किया ओजोन की, सर O3 था, ठीक है। और थर्ड नंबर पे आपने याद किया यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड जो है वो आपने याद किया होगा। इसके बाद में फोर्थ नंबर पे आपने कौन सा याद किया? पैन, ठीक है। परोक्सी एसिल नाइट्रेट, ये आपने याद किया। ये चार जो है क्या? सेकेंडरी पोल्यूटेंट है। और ये पांच आपने क्या पढ़े थे? प्राइमरी पोल्यूटेंट। यहाँ बात करी थी हमने कि 90% जो ग्लोबल एयर पोल्यूशन है इन पांच प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट की वजह से होता है, ठीक है। फिर हमने बात करी थी डिटेल में SO2 की, कि SO2 क्या क्या करता है। SO2 के बारे में हमने पढ़ा कि एक तो ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को खराब करता है, अस्थमा के मरीज के लिए हानिकारक है, ठीक है। और ये हार्ट जो अपनी क्या होती है, बात करूं मैं, ब्रोंशिट करके एक बीमारी थी, वो थोड़ा सा करता है ये SO2। SO3 भी काफी खतरनाक है, लोअर कंसंट्रेशन के अंदर SO3 जो है सेम वही बीमारी कर देता है। और आगे ये फर्दर ऑक्सीडाइज होकर क्या बना देता है? H2SO4 बना देता है, जो क्या करता है? मेटल्स और बिल्डिंग के अंदर जितना भी मेटल है, सरिया अगर मैं बात करूं, इन्फोर्समेंट है, तो वहां पे भी क्या करता है, ठीक है। वहां पर क्या करता है? ये सल्फेट अटैक करता है, ठीक है। सबको क्या करता है? कोरोसिव नेचर का सल्फेट अटैक पड़ा ना। स्टोनवेल सीवर की भी बात करी थी हमने वहां पे थोड़ी सी। नेक्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। यहां तक तो हमने बात करी पिछले लेक्चर की, ठीक है। एक डेट जो मैंने आपको दो डेट भी दी थी, एक तो 1952 में क्या हुआ था आपका? लंदन स्मोक आया था, ठीक है। दूसरी अगर मैं बात करूं लंदन स्मोक के बाद में 3/12/1984 हमने याद किया था। इसे हमने बोला था भोपाल ट्रेजेडी डे, ठीक है। भोपाल ट्रेजेडी डे कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को, सॉरी, भोपाल ट्रेजेडी डे, ये आपको याद रखना है। यहां पर हमने बात करी थी कौन सी गैस फैली थी? MIC फैली थी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। और कारखाने का क्या नाम था भैया? यूनियन कार्बाइड था क्या? बिल्कुल जी, यूनियन कार्बाइड था, ठीक है। एयर पोल्यूशन ना ऐसा टॉपिक नहीं है कि आप 1 घंटे में पढ़ के खत्म कर दो, 1.5 घंटे में पढ़ के खत्म कर दो, 2 घंटे में पढ़, अरे नहीं होगा खत्म भाई। 20-30 नंबर का पूछा जा रहा है, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है, 2.5 घंटे में सिलेबस पूरा हो जाएगा क्या? कैसे हो जाएगा 2.5 घंटे में? पता है ये 2.5 घंटे में कौन लोग कंप्लीट करवा रहे हैं? जिन्होंने फीस ली है, ठीक है। मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूं ना, तो आपसे नोट्स का, देखो मेरी खुद की मेहनत जो है ना, आपको एक एक वर्ड में लिख के दे रहा हूँ। नोट्स बनाने में और वीडियो रिकॉर्ड करने में लगभग मुझे 16 से 20 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। अभी भी मैं देख रहा हूँ 18-20 घंटे मेरे को लग जा रहे हैं पूरा काम करने में। मैं आपको ये चाहता हूं कि इस एग्जाम के बाद आप उस 2 कैटेगरीज होंगी, ये पेपर होने के बाद में ना 2 कैटेगरीज होंगी। एक कैटेगरी वो होगी, वो स्टूडेंट होंगे जो डिक्ट क्लासेस के साथ जुड़े हुए थे और जिनके पास ये कंटेंट पहुंचा था। वो तो कहेंगे कि हाँ सर, हमारा तो हुआ फायदा, हमें अच्छा कंटेंट टाइम पे मिल गया। एक दूसरी कैटेगरी होगी, वो पता क्या होंगे? सर हमने तो क्या देखा, ऊंची दुकान फीका पकवान, हम उसके चक्कर में फंस गए। फिर आप पछताओगे बाद में कि अरे ये सर भी थे क्या यूट्यूब पे,
अरे इनके नोट्स देख लिए होते, पढ़ लिए होते, तो आप सेकंड कैटेगरी में मत शामिल हो, फर्स्ट कैटेगरी में रहो। 2-2.5 घंटे के अंदर एयर पोल्यूशन का टॉपिक कंप्लीट नहीं होता। 2-2.5 घंटे के अंदर तो ELR ALR नहीं बताया जा सकता भैया। कैसे बता दिया आपने? 2.5 घंटे में खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है सिलेबस खत्म करने की, और 15 तक सिलेबस खत्म होगा, आपके सामने खत्म होगा। कैसे होगा वो मुझे पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हम ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे हमने ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर पढ़े, पूरी की पूरी बातचीत करेंगे, पूरी परमिसिबल लिमिट्स के साथ चलेंगे। ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी जो एस के घरक से बाहर होगी। ठीक है, और कुछ भी नहीं छोड़ेंगे भैया। सबसे बड़ी किताब जो है ना एस के घरक है। आपको ना बताने वाले ये भी बता रहे ES मास्टर के नोट्स पढ़ लो। आज तो मैं नाम ही बोलता हूँ साफ साफ, पहले तो मैं XYZ कोचिंग इंस्टीट्यूट बोल। अरे क्यों बता रहे हो? जब आप लोग खुद IAS मास्टर कोचिंग का नाम बता रहे हो तो फिर मुझे ये बताओ, फिर आप लोग क्या कर रहे हो यूट्यूब पे? अगर आप दूसरे कोचिंग सेंटर के नोट्स बता रहे हो कि वहां से जाके पढ़ लो, मेडीजी के नोट्स जाके पढ़ लो, भैया फिर आप लोग क्या कर रहे हो यूट्यूब पे? मुझे ये समझाओ ना। आप खुद पढ़ाओ ना, खुद पढ़ के पढ़ाओ ना, बात यहां आती है। ठीक है, तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सब से, उन बच्चों से जो लोग सारे YouTube चैनल आप देखते हो ना, फॉलो करते हो ना, तो कम से कम आप अपने हक की लड़ाई तो लड़ो। अब बात आपकी है। ठीक है, आपको डिसाइड करना है कि कहां से कंटेंट मिल रहा है अच्छा और कहां से हमें पढ़ना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सेकंड जो हमारा है वो है ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। देखो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन की अगर मैं बात करूं तो क्या इनकी पोजीशन जो है CO2 पॉसिबल है? बिल्कुल जी। क्या कार्बन मोनोऑक्साइड पॉसिबल है? क्या? बिल्कुल जी, कार्बन मोनोऑक्साइड भी पॉसिबल है। इन दोनों में से हमें किसकी बात करनी है? कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करनी है। क्यों? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना, इसकी ब्लड के प्रति, जो हमारा खून है ना, उसके प्रति इसकी जो एफिनिटी है वो ऑक्सीजन से भैया 200 गुना ज्यादा है, 200 टाइम्स मोर देन ऑक्सीजन। द एफिनिटी ऑफ CO रिगार्डिंग ब्लड इज 200 टाइम्स मोर देन ऑक्सीजन। ठीक है, बात समझ में आई? 200 टाइम्स ज्यादा है किससे? ऑक्सीजन से, खून के प्रति। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ब्लड के प्रति जो इसकी है एफिनिटी। अब ये करता क्या है? देखो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना, इसकी ब्लड के प्रति एफिनिटी ज्यादा है, मतलब ये चाहता है कि ये ब्लड के साथ क्या हो जाए? कंबाइंड हो जाए, प्लस हो जाए, एड ऑन हो जाए। तो ब्लड के अंदर क्या भैया? हीमोग्लोबिन है। अब इस हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड अपनी क्या दिखा रहा है? एफिनिटी दिखा रहा है। एक इनडायरेक्टली मैं ब्लड का कहूं या हीमोग्लोबिन का कहूं तो ठीक है, बात बराबर ही है, कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है। कार्बन मोनोऑक्साइड चाहता है कि मैं हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाऊं। ठीक है, हीमोग्लोबिन कहेगा भैया तुम तो बात कर रहे हो एक चुंबक जैसी, तुम कह रहे हो कि तुम तो आके चिपकोगे, चलो चिपक जाओ। लो जी, ये आ गया कार्बन मोनोऑक्साइड और जुड़ गया किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ। जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ा, इसका नाम हो गया कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। बात समझ में आ रही है? ये हीमोग्लोबिन से किसमें कन्वर्ट हो गया? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में कन्वर्ट हो गया। बात समझ में आई? अब ये हो गया तो आप कहोगे सर कि हमें क्या दिक्कत है? कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ गई जहां ऑक्सीजन जुड़ने की। ये दिक्कत है, यहीं से जो दिक्कत शुरू होती है। आपका जो पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ना आपका, ये क्या हो जाएगा? इफेक्ट हो जाएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या आने लग जाएगी? दिक्कतें आने लग जाएगी। फिर देखो क्या होगा, आपको ये तो पता है ना, खून परिसंचरण आपने पढ़ा होगा। खून नहीं पढ़ा होगा तो भैया इसको रक्त परिसंचरण बोला होगा आपने। भैया रक्त परिसंचरण तो बोला होगा ना, ब्लड सर्कुलेशन तो बोला होगा ना। हिंदी इंग्लिश दोनों में बता रहा हूं मैं यहाँ पे। रक्त परिसंचरण क्या बोला होगा? ब्लड सर्कुलेशन। अगर ये चीज होती है तो आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है वो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे क्या हो जाएगा? इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। अब देखो ये तो हमने बात करी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की, इससे क्या होता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम इफेक्ट होता है। फिर उसके बाद में क्या होगा? ब्लड सर्कुलेशन जो होता है ये इफेक्ट होता है। दो चीजें। अब तीसरी चीज की बात करते हैं। जिस आदमी को कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनना शुरू हो गया अंदर बॉडी के अंदर, वो क्या होगा? धीरे 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 इफेक्ट होता होता उसका जो ये ब्लड सर्कुलेशन है ना बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, इफेक्ट होता था तो जहां जानी थी ऑक्सीजन वहां जा रही है, क्या जा रहा है भैया? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन रहा है, मोनोऑक्साइड अंदर जा रही है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट कर रही है। आपकी हार्ट बीट बढ़ा देगी। क्या? बिल्कुल जी, आपकी हार्ट बीट बढ़ा देगी। जैसे आपको गुस्सा आता है ना, कोई आपको कुछ बोल दे तो आपका मन करता है ना दूं एक खींच के चांटा, आता है ना गुस्सा, हार्ट बीट बढ़ती है। सेम वैसे ही क्या होता है जब कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे अंदर चली जाती है, हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करती है, आपके के अंदर क्या होंगे? आपकी हार्ट रेट जो है ना बढ़ जाएगी, हार्ट बीटिंग जो है ना वो बढ़ जाएगी। अब हार्ट बीट बढ़ गई, बोलोगे सर अब इससे क्या दिक्कत है? बढ़ गई तो बढ़ गई, हमारी क्या दिक्कत है? अरे भैया दिक्कत है ना। देखो हार्ट बीट बढ़ते बढ़ते क्या होगा? आप क्या हो जाओगे? डेड हो जाओगे। इतनी हार्ट बीट बढ़ जाएगी। अच्छा जी, डेड हो गए तो यही कहानी खत्म नहीं हुई, आगे और बढ़ी। अब आप मर गए, अब आपका जो फ्लश है ना, ठीक है, सॉरी आप एग्जांपल ले लो किसी का भी, आप मत मरो, आप जिंदा रहो, तभी तो मेरा यूट्यूब चैनल आप लोग देखोगे, है ना। बात करते हैं जो भी बॉडी जिसके अंदर क्या गया है? कार्बन मोनोऑक्साइड गया और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना है, उसका फ्लश जो है ना वो पिंक कलर का हो जाता है।
बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरूर याद रखेंगे और स्टार लगा के वहीं इंक्लूड करेंगे जहां पर बाकी सब आपने इंक्लूड किया। देखो मैंने क्या बोला, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है ये प्रॉब्लम देगा आपको, धीरे धीरे आप क्या हो जाओगे, खत्म हो जाओगे। अगर एक बॉडी खत्म होती है तो उसका मरने के बाद में जो फ्लैश है वो कैसा हो जाएगा भैया, पिंक कलर का हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, क्या कार्बन मोनोऑक्साइड जो है प्रेग्नेंट वुमेन के ऊपर भी कुछ इफेक्ट करेगा क्या? बिल्कुल जी। अगर कोई वीमेन क्या है इफेक्टेड है और उसको इनहेल करवाया जाए कार्बन मोनोऑक्साइड, तो उसके अंदर क्या होगा, देखो उसके अंदर क्या होगा, जो यहाँ पर फोइटस है ना, फोइटस अगर मैं बोलूं भ्रूण जो है या बच्चा जो है वो क्या होगा, अफेक्ट होगा। अफेक्ट होगा मतलब किस तरीके का, विकलांग पैदा होगा भैया, स्पेशली चैलेंज हो सकता है, उसमें किसी भी प्रकार की विकृति उत्पन्न हो सकती है, स्पेशली चैलेंज्ड हो सकता है वो। बात समझ में आ रही है क्या? इतनी बातें करनी होंगी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि थोड़ी सी ना आपके अंदर अब अंडरस्टैंडिंग बनी होगी कार्बन मोनोऑक्साइड को लेके। अब अपने चलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को एज ए पोल्यूटेंट पढ़ते हैं। ये तो सारी थी बेसिक जो आप साइंस के अंदर पढ़ते हो ना, अभी तक आपने जो साइंस पढ़ी है उसके अंदर आपने कार्बन मोनोऑक्साइड पढ़ा। यहाँ इंजीनियरिंग नहीं है, यहाँ इंजीनियरिंग नहीं है, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिर्फ इसको पढ़ के मत रुक जाओ, इसको पढ़ के मत रुको, आगे बढ़ो, उससे ऊपर बढ़ो, लेवल बढ़ाओ भैया पढ़ाई का। ये तो साइंस के बच्चे भी पढ़ लिए, आपको क्या पढ़ना है वो बात करते हैं अब इंजीनियरिंग वालों को। उम्मीद करता हूँ ये पूरा का पूरा जो है आपने पहले कभी ना कभी पे साइंस की बुक अगर पढ़ी है, अगर आपने ल्यूसेंट पढ़ी है कभी, या XYZ किसी भी कंपटीशन की तैयारी करी है जहां पर साइंस आई थी, तो ऑब्वियस आपको इतना नॉलेज जरूर होगा। अब चलते हैं अपने इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसके सोर्स क्या है, ये डेवलप कैसे हुआ। देखो जितने भी आपके पास ना फ्यूल ठीक है, या मैं कहूं कि अगर आपके पास कोई पुअरली मेंटेन्ड व्हीकल है भैया, पुअरली मेंटेन्ड व्हीकल से मेरा कहने का मतलब क्या है, ऐसा व्हीकल जिसके अंदर क्या हो रहा है, पेट्रोल डीजल इनमें से कोई भी, या कैरोसिन में बोलूं इस पे भी चलते हैं भैया। ट्रैक्टर गांवों के अंदर ना कैरोसिन पे भी चलते हैं बहुत सारे, ठीक है, 90% कैरोसिन पे दौड़ा रहे हैं, बाकी सब 10% है जो डीजल भी यूज करते हैं। इनमें से किसी भी फ्यूल के, ठीक है, क्या मैं बोल रहा हूं, इम्प्रॉपर बर्निंग, या मैं कहूं कि ये क्या हुआ है, आधा ही बर्न हुआ है थोड़ा सा ना इनिशियल, या मैं बोलूं इनकम्प्लीट बर्निंग, ऐसा कोई भी वर्ड जो आपको ये बता रहा है कि कंप्लीट बर्निंग नहीं हुई फ्यूल की। अगर फ्यूल की क्या हुई है, इनकम्प्लीट बर्निंग हुई है, वो आधा ही जला है, पूरा नहीं जला है, पूरा खत्म नहीं हो रहा, कंज्यूम नहीं हो रहा, तो जो आपका इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल्स है ना, वो क्या पैदा कर रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा कर रहे हैं। अब यहां पर लिखा मैंने पुअरली मेंटेन्ड व्हीकल से मतलब क्या, देखो आपने ना अभी थोड़े दिन पहले ना व्हीकल्स के अंदर एक कैटेगरी सुनी होगी, BS4 बड़ा नाम चला था, फिर आपने सुना BS6, ये क्या चीजें हैं इनके बारे में ना पढ़ा करो। BS4 और BS6 जो है ना एक प्रणाली थी जिनके अंदर क्या था, पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस लगे हुए थे। अब आपने देखा होगा जो रॉयल एनफील्ड नहीं आ रही है ना, उसके अंदर क्या हो रहा है, एक ऑरेंज पट्टी सी लगाई हुई है, हर जगह पे ऑरेंज पट्टी लगाई हुई है। BS6 मॉडल है वो, ठीक है, जिसपे ये पट्टी आ रही है। मैं रॉयल एनफील्ड का क्यों एग्जांपल ले रहा हूं, क्योंकि उसको लड़के तो ज्यादातर ध्यान से देखते हैं, 90% लोग उसको ध्यान से देखते हैं। और अगर आपने ब्लैक कलर का देखा है ना, प्योर ब्लैक कलर का क्लासिक 350 मॉडल है ना, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, एक ऑरेंज कलर की पट्टी लगी हुई है BS6 मॉडल के अंदर। अब BS4 और BS6 क्या है, BS6 मॉडल जो है ना ये अपग्रेडेड व्हीकल टेक्नोलॉजी है। यहाँ पर क्या है, पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस लगा हुआ है जो ऑटोमेटिकली क्या करता है, पोल्यूशन जो ये पोल्यूटेंट है ना, गैसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इनके इमिशन को कंट्रोल करता है। ये पर्टिकुलेट मैटर को बनने से रोकता है, जो हम आगे पढ़ेंगे पर्टिकुलेट मैटर। बात समझ में आ रही है क्या? ये थी BS4 और BS6 टेक्नोलॉजी। अब यहां हम बात कर रहे हैं कि इन प्रॉपर बर्निंग ऑफ फ्यूल जो है वो क्या पैदा कर रहे हैं, वो कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में। थोड़ा सा आगे और बात करते हैं। प्योरली मेंटेन्ड व्हीकल का समझ में आया, इनकम्प्लीट बर्निंग समझ में आई हमें, ठीक है। इसके अलावा देखो अब और क्या चीज है कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर एक पॉइंट जो और है वो क्या है कि अगर हम लोअर कंसंट्रेशन में अगर आपके अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड करिए, देखो बड़े बड़े कारण तो हमने पहले डिस्कस कर लिए है ना, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हमने डिस्कस कर लिया कि पिंक कलर का फ्लैश हो जाएगा, पिंक कलर का ही होता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन भी। अगर लोअर कंसंट्रेशन के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड आपके अंदर गया है तो आपको देखो क्या होगा, आपको डिजीनेस फील होगी, है ना, डिजीनेस सी फील होगी, नोजिया ये भी हो सकता है आपके साथ, हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ये भी हमने बात कर ली। ये सारी चीजें होती है जब लोअर कंसंट्रेशन के अंदर आप कार्बन मोनोऑक्साइड को ले लेते हो।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की। देखो एयर क्वालिटी इंडेक्स की जितनी भी वैल्यूज है ना, जितने भी पॉल्यूटेंट है उनके लिए जितनी भी लिमिट्स है ना, ये तो आपको रट के जानी है, इनको तो छोड़ना ही नहीं है, चाहे किसी कैटेगरी के अंदर हो। ठीक है, चाहे कैसी भी टेबल मिले आपको रटनी, और मैं याद करवाऊंगा। ठीक है, जैसे मैंने बाकी सारा डेटा आपको याद करवाया ना, मैं ये भी याद कराऊंगा। देखो अब एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या कहता है, एयर क्वालिटी इंडेक्स ना इसके लिए लिमिट्स बताता है कुछ। ठीक है, और वो बताता है जितनी भी लिमिट है ना, वो आर्ली बेसिस पे बताता है। मैंने सुबह भी डिस्कस किया था, आर्ली बेसिस का मतलब क्या है, ये हर घंटे के बाद ना इसकी ऑब्जर्वेशन होती है, और घंटों के बेसिस पे मतलब पर 60 मिनट्स के बेसिस पे इसकी जो रीडिंग है वो निकल कर आती है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। ठीक है, ऐसा। चलिए इसकी लिमिट्स की बात करते हैं, थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं। ऐसी सिटीज जहां पर क्या है, डेवलपमेंट थोड़ा ज्यादा है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा है, तो वहां पर क्या इसकी जो वैल्यू है हमें ज्यादा मिलेगी क्या? बिल्कुल जी ज्यादा मिलेगा। अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा है, अगर आपके व्हीकल्स इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा, तो ऑब्वियस सी बात है व्हीकल भी ज्यादा होंगे। मतलब अर्बन सिटीज की बात कर रहा हूं मैं, जहां पे थोड़ा सा क्या है, डेवलपमेंट ज्यादा है, अच्छी सुविधाएं हैं। तो उस कंडीशन के अंदर अगर मैं बात करूं तो आपकी सिटीज के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड की जो वैल्यू है वो है 60 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब। बात समझ में आ रही है क्या? याद रखेंगे सिटीज के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड का जो एज पर द एयर क्वालिटी इंडेक्स के हिसाब से ये वैल्यू है भैया 60 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब। और आप इसको पीपीएम में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो भैया, और इसको क्या बोल सकते हैं 54 पीपीएम। देखो कंफ्यूज मत होना, ये मिलीग्राम लिखा हुआ है, एमजी लिखा हुआ है। सुबह जो मैंने एसओ के लिए आपको वैल्यू दी थी ना, वो पता क्या थी, शाम को मिली होंगी आपको वैल्यूज जो है वो आपको माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब के अंदर मिली होंगी। ठीक है, कल शाम को मिली होंगी आपको, ये थी माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। यहां पर बात हो रही है सिटीज के लिए कितनी है, 60 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब और 54 पीपीएम। इसको एज इट इज रट लो भैया, याद कर लो सिटीज के लिए। अब आते हैं हम रेजिडेंशियल एरिया के लिए। रेजिडेंशियल एरिया के लिए जो है मैक्सिमम परमिसिबल कॉन्सेंट्रेशन, इसी नाम के साथ आएगा अगर क्वेश्चन आएगा तो, मैक्सिमम परमिसिबल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, मैक्सिमम परमिसिबल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, वो है 10 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, याद रखेंगे मैक्सिमम पॉसिबल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर द रेजिडेंशियल एरियाज इन आर बेसिस सिस्टम। मतलब हर घंटे के बाद यहाँ पर रीडिंग आ रही है, तो मैक्सिमम परमिसिबल कितनी है, 10 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब है। भैया मैक्सिमम परमिसिबल का मतलब क्या है, ये वो मैक्सिमम वैल्यू जहां तक आप जा सकते हो, इससे आगे अगर आप जाते हो ना, दैट इज टोटली रिजेक्टेड। मतलब क्या है वो आपका किस में चला जाएगा, वो चला जाएगा आपका रिजेक्शन वैल्यू में। बात समझ में आ रही है? जैसे हमने वाटर के अंदर सस्पेंडेड सॉलिड्स की बात करी थी, 500 और 2000 की। 500 क्या था, एक्सेप्टेबल लिमिट थी, और 2000 क्या थे, कोज ऑफ रिजेक्शन था, कि वहां पे तो पहुंच गई अगर लिमिट तो फिर अपने को सैंपल को रिजेक्ट ही करना है। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि AQI जो है ना आपका रेजिडेंस के अंदर, जो पुराना कोड था ना उसमें तो कितना दिया हुआ है, 10 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब दिया हुआ है, और जो रिवाइज्ड हुआ, ये दोनों याद रखना। देखो हो सकता है ऑप्शन आपको ना नए वाले ना मिले, पुराने ही दे दे वो उठा के, तो रिवाइज्ड जो कोड है ना, रिवाइज्ड कोड, उसके अंदर क्या दिया हुआ है, उसके अंदर वैल्यू दी हुई है 4 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब। दोनों याद रखनी है। टोटल 3 वैल्यूज होगी। सिटीज के अंदर कितनी बताई, 60 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब, 60 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब। उसके बाद में देखो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट जो है वो पुराने कोड के अंदर कितनी दी हुई थी, 10 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब, और जो रिवाइज्ड कोड है उसके अंदर कितना दिया हुआ है, 4 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब। देखो सिविल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट को मैं बताता हूँ, जैसे IAS 456 है ना 2000, इसका आपने ना IAS 456 पुराना रिवीजन लीजिए 1984। अब कई बार क्या करता है ना, आपसे ना पूछता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे, ये मॉडुलस ऑफ कंक्रीट पूछता है, तो आप एक तो ये याद करके रखते हो 57 रूट FCK, 5700 रूट FCK, और दूसरा आप बताते हो कि सर 5000 रूट FCK। अब देखो याद तो आपने ये भी रख रखा है ना, और याद आपने ये भी रख रखा है ना, उसी तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए आपको दोनों चीजें याद रखनी पड़ेंगी। मैक्सिमम परमिसिबल कॉन्सेंट्रेशन ये है ओल्ड कोड, ठीक है, ओल्ड कोड के अंदर दिया हुआ है, और न्यू रिवाइज्ड कोड के अंदर कितना दिया हुआ है, 4 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये आपका पूरा का पूरा कंप्लीट टॉपिक है कार्बन मोनोऑक्साइड का। इतना आपको मोर देन सफिशिएंट है। अगर ये तो थी कार्बन मोनोऑक्साइड की बात। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड समझाने का कोई औचित्य बचता नहीं है। मैं आपको ये बताऊं कि सन से रेडिएशन आया, ठीक है, रेडिएशन आया, मैं उसका नाम बता दूंगा, दो आपको बढ़िया टेक्निकल नाम बता दूंगा, भैया टेरेस्ट्रियल रेडिएशन आया, ये हुआ वो हुआ, रेडिएशन आया, उसे लैंड ने ऑब्जर्व कर लिया। अब ऑब्जर्व कर लिया तो वापस जो रेडिएशन जब जा रहे थे तो वो पूरे आसमान तक तो पहुंच नहीं पाए, वापस
अंतरिक्ष के अंदर, तो जमीन पर रह गए। अब जमीन का टेम्परेचर बढ़ गया और इसे एवरेज टेम्परेचर जो इंक्रीज हो जाता है उसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, CO2। तो CO2 डिस्कस करने का ना यहाँ कोई मतलब उचित निकलता नहीं है, टाइम खराब करने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं। CO2 के बारे में ना आप पूरी तरह से अच्छी तरह से जानते हो, ग्लोबल वार्मिंग आप सबको पता है क्या होती है, मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट पोल्यूटेंट की हम हमारे बात करेंगे, जो हमारा थर्ड पोल्यूटेंट होगा वो अब अपने पढ़ना स्टार्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट बहुत है, देखो पिछली बार भी ना क्वेश्चन जो है ना ये मेरे को लगा जैसे बेंजो से पूछा हुआ है, बेंजो पूछा हुआ है पेपर के अंदर, बेंजो जो है ना बेंजो पूछा हुआ है, और इस बार फिर से या तो ओलिफिन पूछेगा या पायरीन पूछेगा। आप कहोगे सर ये क्या नए नए नाम ले रहे हो, ये नए नए नाम नहीं ले रहा, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही है हाइड्रोकार्बन, और इसको हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है, इसी वीडियो के अंदर। हाइड्रोकार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत डिटेल के अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक इतना डिटेल में किसी ने पढ़ाया भी नहीं होगा। हाँ जी, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन। देखो हाइड्रोकार्बन नाम से समझ में आ रहा है, हाइड्रोजन प्लस कार्बन, बात समझ में आ रही है क्या। अब यहाँ पर ना ये चीज तो आप 12th की केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हो, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए मटेरियल को अपन क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। और इनका एग्जाम्पल भी हम पढ़ चुके थे छोटी क्लासेस में, क्या पढ़ी थी, ग्रीन वुड, हरी लकड़ी को जलाने से क्या बनता है भैया, हाइड्रोकार्बन पैदा होता है उसके धुएं में से। यहाँ हम क्या बात करेंगे, यहाँ पर इंजीनियरिंग वाली बात करेंगे। देखो पहले 3 जो पोल्यूटेंट है ना, यहां पर क्या होगा, इनकम्प्लीट बर्निंग। अगर आपकी क्या हुई है, इनकम्प्लीट बर्निंग हुई है ना किसकी, फ्यूल की, इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, ठीक है, विल प्रोड्यूस, ठीक है। अब आप कहोगे सर आप सही से लिख नहीं है, बस मुंह से सुनते जाओ आप, ठीक है। इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ फ्यूल्स विल प्रोड्यूस हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन को पैदा करेगा। हाइड्रोकार्बन बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इस बार भी 101% यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखो बात समझ में आई क्या, इनकम्प्लीट बर्निंग होगी, इसके बाद में पहला सोर्स मैंने आपको बताया, सेकंड सोर्स क्या है, ऑयल रिफाइनरीज। जो ऑयल रिफाइनरीज है वहां से भी प्रोड्यूस होंगे आपके हाइड्रोकार्बन। अगर मैं बात करूं थर्ड सोर्स की, तो देखो थर्ड सोर्स इसका क्या होगा, थर्ड सोर्स आपका क्या होगा, इंसिनरेशन। जिस भी प्लांट के अंदर क्या हो रहा है आपका, इंसिनरेशन हो रहा है, वहां से भी पोल्यूटेंट कौन सा निकलेगा, हाइड्रोकार्बन निकलेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट, ठीक है, आगे बात करते हैं 4th नंबर पे। जितनी भी इंडस्ट्रीज आपकी किससे जुड़ी हुई हैं, आपकी वो इंडस्ट्रीज जो किस चीज से जुड़ी हुई है भैया, जलाने से जुड़ी हुई है, मतलब जिनके अंदर क्या हो रहा है, फायर हो रहा है, वहां पर क्या होंगे, हाइड्रोकार्बन निकलेंगे। अगर जलाया जा रहा है किसी भी चीज को तो हाइड्रोकार्बन श्योर है। अब हाइड्रोकार्बन जो है ना ये बहुत खतरनाक चीज है। क्यों खतरनाक चीज है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन को ना बहुत सारी कैटेगरीज के अंदर डिफाइंड किया गया है। अब इनकी जो कैटेगरीज है ना उनमें से 8 वैरायटी हाइड्रोकार्बन की जो है ना वो क्या है, कैर्सिनोजेनिक है। कैर्सिनोजेनिक का मतलब ये है कि ये कैंसर कर फैलाती है, कैर्सिनोजेनिक है, इसलिए इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात समझ में आ रही है। और अगर हाइड्रोकार्बन जो है ना अपना हाइड्रोकार्बन बात करूं मैं, अगर ये ओपन टू द एटमोस्फेयर अवेलेबल है, ओपन टू एटमोस्फेयर है, ठीक है, एटमोस्फेयर के अंदर आपको मिल रहा है, ठीक है, तो देखो अब इसका होगा क्या। सबसे पहले तो ये समझो कि अगर ओपन टू एटमोस्फेयर चला गया हाइड्रोकार्बन तो अपने साथ क्या करेगा और अपन इसके साथ क्या कर सकते हैं। देखो अगर ये ओपन टू एटमोस्फेयर है, अब क्या होगी, बारिश आएगी, रेन आई, सपोज दैट रेन आई, एटमोस्फेयर के अंदर हाइड्रोकार्बन घूम रहे थे, रेन आई, जैसे ही रेन आई ये हाइड्रोकार्बन आपके कहां चले जाएंगे, ये मेरी सरफेस है, पानी के साथ जो बारिश हो रही है ना, बारिश हो रही है उसके अंदर हाइड्रोकार्बन मिक्स होगा और कहां पर आ जाएगा, जमीन पर क्या करने लगेगा, फ्लोट करने लगेगा, और ये यहां से क्या हो जाएगा, वॉश्ड आउट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात है, फिर से रिपीट करता हूं, सुनना, क्या बोला मैंने कि जितने भी हाइड्रोकार्बन है आपके, अगर ओपन टू द एटमोस्फेयर है एट लोअर कंसंट्रेशन, बात यहां पर एक ऐड और कर रहा हूं मैं वर्ड, लोअर कंसंट्रेशन के अंदर अगर ये क्या है, प्रेजेंट है, तो बारिश आएगी, ये क्या हो जाएंगे, वॉश्ड आउट हो जाएंगे सरफेस के ऊपर से। बात समझ में आ रही है। अगर हायर कंसंट्रेशन में, ये तो हुई लोअर कंसंट्रेशन की बात, ठीक है, लोअर कंसंट्रेशन में तो ये चीज पॉसिबल है, बारिश आएगी और क्या हो जाएंगे, ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन जो है पानी के साथ बहकर चले जाएंगे। लेकिन अगर हायर कंसंट्रेशन के अंदर है तो देखो अब क्या खेल होगा, यहां पर ये चीज इंपॉर्टेंट है। अभी भी क्या है, घूम तो एनवायरमेंट के अंदर रहे, फिर से बारिश आई, अब बारिश आई तो ये मिक्स हो गया, मिक्स हुआ पानी के साथ, फिर से कुछ तो बहके चले गए, और बाकी के जो यहां पर जमीन पर है उनका पता आप कैसे लगा सकते हो। देखो इसकी एक प्रॉपर्टी है, अगर ये हायर कॉन्सेंट्रेशन में होगा ना तो क्या करेगा, ऑयली प्रिसिपिटेट बनाता है ये, ऑयली, ठीक है, ऑयली सरफेस कर देगा पानी के अंदर। अगर आप हाथ डालोगे ना तो आपको चिपचिपापन फील होगा, यहां पर क्या होगा, ऑयल सा लगेगा आपको।
ठीक है जी। अब आपने कहा सर लोअर कंसंट्रेशन में था तो वॉश्ड आउट हो गया, हायर कंसंट्रेशन में था तो रेन के साथ कुछ फ्लो कर भी सकता है और कुछ वहां पर रुक भी सकता है और क्या करेगा, ऑयल प्रिसिपिटेट बनाएगा, या हमें हाथ लगाने पर जो सतह है पानी की, जो टॉप सरफेस है वाटर की, वो हमें कैसी लगेगी, चिपचिपी लगेगी। ठीक है, ये बात तो समझ में आती है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि ये हमारी बॉडी को कैसे खराब करता है, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखो, अब अगर बॉडी को खराब कर रहा है तो इसका मतलब तो यही है ना कि ये हायर कंसंट्रेशन के अंदर है, तभी बॉडी को खराब कर रहा है। ठीक है, अब ना क्या होगा कि बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जहां से हाइड्रोकार्बन निकलते हैं, ऑब्वियस सी बात है। जब एयर क्वालिटी इंडेक्स वाले ना, जो बंदे बैठा रखे अपनों ने एयर क्वालिटी इंडेक्स वाले, बेसिकली वो जूनियर एनवायरमेंटल इंजीनियर वाले ही हैं भैया, आप लोग ही हो। वो एयर क्वालिटी इंडेक्स वाले क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि अगर आपके एटमॉस्फेयर के अंदर हाइड्रोकार्बन्स क्या है, ज्यादा है, हाइड्रोकार्बन्स की क्वांटिटी क्या है, ज्यादा है, तो हमेशा यही रेस्पॉन्सिबल होगा कैंसर के लिए। और अगर ये कैंसर किससे रिलेटेड है, लंग्स से रिलेटेड है, तो पक्का है हाइड्रोकार्बन ने करवाया। ठीक है, पूरी की पूरी जिम्मेदारी कैंसर की किसके ऊपर डाल दी, हाइड्रोकार्बन के ऊपर डाल दी। उन्होंने बताया नहीं कि भैया किस टाइप का हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, ये नहीं बता रहे वो क्या कह रहे हैं कि अगर हाइड्रोकार्बन है एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है, दैट मींस कार्सिनोजेनिक कंपाउंड बनाएगा, लंग्स का कैंसर फैलाएगा। ठीक है, और हर तरह के कैंसर फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन, हाइड्रोकार्बन। लेकिन हाइड्रोकार्बन को अपने पूरे को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते ना। बात यही तो है कि भैया एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, पर क्या एक मछली गंदी होने की वजह से आप पूरे तालाब के अंदर से मछलियों को मार दोगे क्या? नहीं ना, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। देखो, इसी चीज के लिए मैं आपको ना हाइड्रोकार्बन की वो वैरायटीज जो है ना बताने जा रहा हूं, जो अभी तक किसी ने बताई नहीं होंगी एयर पोल्यूशन में। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोकार्बन है ना, देखो इनके अंदर दो चीजें पॉसिबल है, दो ग्रुप पॉसिबल है। पहला ग्रुप जो है ना वो आपका है एरोमेटिक ग्रुप। ठीक है, और दूसरा आपका ग्रुप है एलिफेटिक ग्रुप। ठीक है, दो ग्रुप बनते हैं हाइड्रोकार्बन्स के, अगर मैं क्लासीफाई करूं तो। अब इनके अंदर नीचे और आगे चार चार कंपाउंड है, चार इधर होंगे, कोई चार पांच इधर होंगे, उनके बारे में भी हम बात करते हैं। ठीक है, ये मैं लिखता हूं अभी आपको। एलिफेटिक ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो यहां पर आप छोटी क्लासों में पढ़ के आए हो एल्कीन, ठीक है, एल्काइन, ठीक है, और कौन सा होता है एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस, है ना। तो एक लास्ट स्पेलिंग जो है मेरे को भी नहीं आ रही, एल्कीन तो ये हो गई, एल्काइन ये हो गया, और एल्कीन ये तो फिर से दोनों की दोनों स्पेलिंग सेम हो गई। मैं चेक कर लेता हूं, मेरे को हिंदी में तो पता है कि क्या होता है, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन तीन होते हैं। ठीक है, ये तो एल्केन तो ये हो गया, एल्काइन ये हो गया, एल्काइन है ना, एल्काइन ये हो गया, और एल्केन्स क्या हो गए, ये हो गए। यहाँ पे एस का ही फर्क होगा, आप हिंदी में समझ लो इसको। एल्कीन, एल्केन और एल्काइन तीन होते हैं। ठीक है, एलिफेटिक ग्रुप इसको बोला जाता है, एलिफेटिक ग्रुप। अब एरोमेटिक ग्रुप के अंदर आते हैं। देखो एरोमेटिक ग्रुप के अंदर ना यहां पर वो आपको क्वेश्चन मिलेगा जो पिछली बार पूछा गया, बेंजो। बेंजो भैया, बेंजो बेंजीन ग्रुप वाले, क्या ये एरोमेटिक ग्रुप के कंपाउंड है क्या? बिल्कुल एरोमेटिक ग्रुप के कंपाउंड है। ठीक है, बेंजीन आ जाएगा। और बेंजीन के साथ कौन लोग आएंगे, इसके भाई लोग भी आएंगे के साथ में। बिल्कुल, यहां पर बड़े कठिन कठिन नाम है, मेरे से लिखे नहीं जाएंगे, स्पेलिंग में फिर से गलत कर दूंगा, इससे बढ़िया मैं देख के लिख दूं। ठीक है, बेंजो या बेंजीन में बोल दूं, और एक इसके साथ कौन सा नाम आएगा, ये पायरीन, ये भी पूछा गया पायरीन। ठीक है, इसकी भी बात करेंगे हम पायरीन की। आगे बढ़ता हूं, और नेक्स्ट जो है एरोमेटिक ग्रुप के अंदर वो है फ्लूरोएथिलीन। फ्लूरोएथिलीन ऐसा कुछ नाम है इसका। ठीक है, फ्लूरोएथिलीन, ये स्पेलिंग मेरी गलत हो सकती है। नेक्स्ट एसीफिनोफ्थलीन। ठीक है, कुछ कठिन कठिन नाम है, थोड़ा सा आप लोग भी ना इनको याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो मेरे से भी नहीं हो रही है। बस ये स्पेलिंग से याद रह जाएगी कि ऐसी बड़ी बड़ी स्पेलिंग आई तो वो कौन से है, एरोमेटिक ग्रुप वाले हैं। छोटी स्पेलिंग वाले कौन से हैं, एलिफेटिक ग्रुप वाले। भैया शॉर्ट तो मैसे बना लेते हैं इंजीनियरिंग वाले, जैसे मजाक हो हमारे लिए। ठीक है, एलिफेटिक ग्रुप कौन से होंगे, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, तीन तो आपको याद रखने हैं एलिफेटिक ग्रुप। और एरोमेटिक ग्रुप के अंदर आपको सबसे खतरनाक पोल्यूटेंट पढ़ने को मिलेंगे क्या, बिल्कुल जी। अगर मैं बात करूं बेंजो की या बेंजीन की, ठीक है, फ्लूरोएथिलीन की और एसीफिनोफ्थलीन की, ये सारे के सारे आपके क्या है, एरोमेटिक ग्रुप वाले हैं। ठीक है, अब आपने कहा कि सर ये सारे के सारे ग्रुप तो आपने बता दिए, लेकिन इनमें से ज्यादा खतरनाक कौन से हैं और कम खतरनाक कौन से हैं, और कौन से ऐसे हैं जो फोटोकेमिकल स्मोक नहीं बनाते। देखो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एयर पोल्यूशन को पढ़ना है, मजाक सा नहीं पढ़ना, ल्यूसेंट में जैसा दिया हुआ है वो पढ़ के छोड़ दे। आगे बढ़ते हैं, एक एक को डीप में चल के स्टडी करते हैं कि इनके अंदर से कौन सा ऐसा है जो इस बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और वहीं पर आपको मिलेगा पिछली बार पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, ये बात समझ में आई कि एरोमेटिक ग्रुप के कौन से और एलिफेटिक ग्रुप के कौन से पोल्यूटेंट है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं।
ठीक है। सबसे पहले मैं यहां पर ले रहा हूं एलिफेटिक ग्रुप को ले रहा हूं, ठीक है। एलिफेटिक ग्रुप के अंदर आपके पास कितनी है, 3 वैरायटी है। इन 3 वैरायटी के अंदर ना आपको सबसे ज्यादा जो खतरनाक है ना वो है एल्केन। ये जो एल्केन है ना, एल्केन, इसका ही एक कंस्टिट्यूएंट है कौन सा, ओलिफिन, ठीक है। बात समझ में आ रही क्या, ओलेफिन। ये जो ओलिफिन है ना ये इंपॉर्टेंट है और सबसे खतरनाक भी यही है। बात समझ में आ रही है। और इसके बाद में अगर मैं बात करूं, इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है एल्केन्स। और एल्केन्स के अंदर ज्यादा कौन से आएंगे, ये आएंगे यहाँ पर मिथेन वाले। भैया मिथेन से रिलेटेड जितने भी ग्रुप है ना आपके, वो एल्केन्स में जाएंगे। ये एल्केन है, ठीक है, ये एल्कीन है, क्या है भैया, ये एल्केन्स है, ये एल्केन है, ठीक है। अरे भैया हिंदी में लिख देता हूं मैं खुद, ये देखो मैं हिंदी में पढ़ा हुआ है, एल्केन, फिर एल्कीन, और फिर लास्ट में होता है एल्काइन। अब ठीक है क्या, ये मेरे को थोड़ा इंग्लिश में बैठता नहीं है ना, तो एल्काइन लास्ट वाला ग्रुप जो है ना वो क्या है, एल्काइन है, एल्काइंस, ठीक है। अब यहां पर क्या होंगे, ये थर्ड वैरायटी जो है ना आपकी, ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इनको ना एक एक करके हम पढ़ते हैं। सबसे पहले देखो एलिफेटिक ग्रुप के अंदर मैंने आपको ओलिफिन बताया, ये ना सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। ये क्या है, हाईली रिएक्टिव है। बात समझ में आ रही क्या, हाईली रिएक्टिव है। तो क्या ये फोटोकेमिकल स्मोक करेगा, फोटोकेमिकल रिएक्शंस करेगा, बिल्कुल जी। फोटोकेमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है, फोटो का मतलब क्या होता है, एनर्जी। बट एनर्जी इज यूज्ड फ्रॉम, कहां से भैया, सन से एनर्जी यूज करी है। तो क्या किया, केमिकल रिएक्शन किया सन की प्रेजेंस के अंदर, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शन। हाईली रिएक्टिव है कौन सा आपका, एल्केन, ठीक है। और एल्केन के अंदर कौन सा, ओलिफिन, आपको याद रखना है। चलिए मैं ना यहाँ पर क्या करता हूँ, स्पेलिंग थोड़ी सी सुधार देता हूँ, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, इंग्लिश की स्पेलिंग सही लिख देता हूँ और ये जो हिंदी वाले ना इनको मैं मिटा देता हूँ। क्योंकि देखो मैंने ना 12th हिंदी में करी हुई है, तो मेरे को एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस ऐसे याद है। इंग्लिश की स्पेलिंग ना मेरी थोड़ी सी कमजोरी है भैया, मैं साफ साफ बता दूं आपको। इनको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूँ। अब बट आपको अपने आप लेना है कि कौन सा क्या है, एल्कीन कौन सा और एल्काइन कौन सा। देखो ये जो ओलिफिन है ना, ये किस ग्रुप का है, मैं इसकी स्पेलिंग लिख रहा हूँ, ALKENES, ये वाला ग्रुप है। अब इसको आप एल्केन्स बोलते हो या एल्केन बोलते हो, मुझे नहीं मालूम, ठीक है। एल्केन्स बोल रहा हूं मैं यहाँ पे। ओलिफिन ग्रुप जो है इससे रिलेटेड है। अब ये जो मिथेन्स है, इनके ग्रुप का नाम है एल्केन्स। देखो मेरा तो सबका ही प्रोनाउंसिएशन एक सा ही निकल रहा है, ठीक है। और लास्ट वाली जो थर्ड वेराइटी है उसकी स्पेलिंग लिखी हुई है मेरे पास, मैंने सही कर लिया। मैंने कहा मैं अभी सही कर लूं, वरना आप लोग कमेंट करके बताओगे कि सर वो आपका ना वो थोड़ा गलत है, वो आपने कुछ और लिख दिया। देखो यहां पर क्या याद रखना है आपको, यहां पर याद रखना है कि ओलिफिन जो है ना ये हाईली रिएक्टिव है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस करता है। इसके बाद में जो एल्केन्स है ना, ये क्या है, रिएक्टिव नहीं है, थोड़ा कम रिएक्टिव है ना, रिएक्टिव नहीं है। और रिएक्टिव ना होने की वजह से इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं है, इसमें से सवाल नहीं पूछा जाएगा, इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा नहीं है। लास्ट पे ये आपको थोड़ा सा परेशान करता है, क्यों, क्योंकि ये ना जनरली तो क्या होता है, इन्वायरमेंट के अंदर आपको मिलता ही नहीं है। जनरली नॉट प्रेजेंट इन इन्वायरमेंट। बात समझ में आ रही है क्या, कि ये इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट ही नहीं है जनरली। बात समझ में आई। पहला जो है ओलिफिन, ये आपको याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है, फोटोकेमिकल रिएक्शन करता है, गैसेस के साथ भी रिएक्ट कर लेता है इजीली। ये थोड़ा कम रिएक्टिव है और ये बिल्कुल ही प्रेजेंट नहीं होता एनवायरमेंट के अंदर। और अगर ये प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये क्या है, हार्मफुल है, ठीक है। बात समझ में आई। ये सारी की सारी ये तो थे एलिफेटिक ग्रुप के। आगे बढ़ते और बात करते हैं थोड़ी सी एरोमेटिक ग्रुप की, ठीक है। और एरोमेटिक ग्रुप की बात करने से पहले ना मैं आपको ना थोड़ा सा यहां पर ना डेटा है जो रिलेटेड टू द हाइड्रोकार्बन्स है वो आपको देता हूं, ठीक है। और इसमें से ना एक आधी बार मैंने देखा है किसी एग्जाम के अंदर ना ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। तो ये डेटा मैं आपको नोट करवाता हूं। देखो डेटा क्या है, डेटा है आपका, ये दिया गया स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड किसके हिसाब से, ये है आपका यूएस एम्बिएंट, ठीक है, यूएस एम्बिएंट। या मैं पहले ये लिख देता हूं किसके लिए, तो स्पेसिफाइड डेटा ये नॉन मिथेन ग्रुप के लिए, जो आपके नॉन मिथेन ग्रुप वाले थे ना उनके लिए ये स्पेसिफाइड डेटा। और दिया किसने दिया है, ये दिया आपका यूएस एम्बिएंट एयर क्वालिटी, ठीक है, यूएस एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ने दिया। क्या डेटा दिया इन्होंने, बोला कि इसकी परमिसिबल लिमिट कितनी होगी, जो नॉन मिथेन ग्रुप के हैं, परमिसिबल लिमिट ऑफ नॉन मिथेन ग्रुप,
परमिसिबल लिमिट कितनी होगी भैया, ये दी हुई है 160 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, और इसको पीपीएम के अंदर कितना दिया हुआ है 0.024 पीपीएम। याद रखेंगे 0.0 नहीं है, सिर्फ 0.24 पीपीएम है। बात समझ में आ रही है। 160 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। देखो ये ना पूछा हुआ है, क्यों पूछा हुआ है मैं बताता हूं आपको। मुझे याद आता थोड़ा सा SO2 NO2 करके ना एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, गुप्ता एंड गुप्ता जो सिविल इंजीनियरिंग की बुक है ना, वहां पर इन्वायरमेंट के जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वहां पर पूछा हुआ है। वहां पर ना 80 160 करके एक क्वेश्चन का आंसर भी है, मेरे को थोड़ा थोड़ा याद है ये, तो ना देखना वहां पर चेक करना, ये जरूर मिलेगा आपको, ये लिमिट वहां पे मिलेगी। यूएस एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है, ये स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड है किसके लिए, नॉन मीथेन ग्रुप के लिए। ठीक है, याद रखना है, भूलना नहीं है। आगे बात करते हैं थोड़ा सा, जो हमारे एरोमेटिक ग्रुप जो है ना, एरोमेटिक एलिफेटिक तो हमने पढ़ लिए, एरोमेटिक ग्रुप के अंदर ना आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, बेंजीन। बेंजीन जो है ना ये दादा है, आप ये कह सकते हो डॉन है। ये क्यों डॉन है भैया, क्योंकि बेंजीन जो है ना हाईली रिएक्टिव है। किनके साथ हाईली रिएक्टिव है, आपको पता है कि बेंजीन जो है रिएक्टिविटी शो करता है गैसेस के लिए, किसी भी गैस को अपने साथ मिला लेगा और एक खतरनाक पोल्यूटेंट बना देगा। अब वो जो पोल्यूटेंट है वो क्या होगा, कैर्सिनोजेनिक होगा। बात समझ में आ रही है, कैर्सिनोजेनिक। भैया बेंजीन क्या है, हाईली रिएक्टिव एरोमेटिक ग्रुप का एलिमेंट है। बात समझ में आ रही है, हाईली रिएक्टिव होने की वजह से गैसेस के साथ इजीली रिएक्ट कर लेता है, और गैसेस के साथ इजीली रिएक्ट करके क्या बना देता है, कैर्सिनोजेनिक कंपाउंड्स बना देता है। ये आपको याद रखना है इतना, ठीक है। और ये ज्यादातर निकलते कहां से हैं, कैर्सिनोजेनिक कंपाउंड जो है ये निकल रहा है आपका हाइड्रोकार्बन कहां से, बेंजीन वाला, ये निकल रहा है व्हीकलर एग्जॉस्ट से, जो आपके साधनों का, मतलब ये मैं बोलूं कि यातायात, मतलब जो व्हीकल्स है आपके, उनका निकला हुआ धुआं क्या प्रोड्यूस कर रहा है, आपका बेंजीन ग्रुप के जो एरोमेटिक क्या है, पोल्यूटेंट है, वो प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है लंग कैंसर के लिए, स्किन कैंसर के लिए। बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं कि ये जो बेंजीन है ना आपका, इसको एक ग्रुप में बांटा गया। वो ग्रुप क्या है आपका, बेंजो ग्रुप जो है ना, ये सबसे ज्यादा क्या है, कैर्सिनोजेनिक होते हैं, है ना, कैंसर फैलाते हैं, कैर्सिनोजेनिक है, कैंसर फैलाने वाले एलिमेंट्स को बोलते हैं। इनमें भी क्या किया गया, इनमें भी ना कैटेगरी बांटी गई। इसके अंदर भी 2 एलिमेंट है, गंदे गंदे नाम है इनके, थोड़ी सी स्पेलिंग थोड़ी टफ है इसलिए मैं गंदा गंदा नाम बोल रहा हूँ। ठीक है, पहले की स्पेलिंग है ये एसीफिनोफ्थलीन, वही वाला है फिनोएन्थ्रीलीन, ये बहुत बड़ा नाम है। ठीक है, एसीफिनोम3 एथिलीन, पता नहीं क्या है ये, है ना, बहुत लंबी सारी स्पेलिंग है, मेरे से भी प्रोनाउंसिएशन इसका नहीं हो रहा तो काफी कठिन है। नेक्स्ट आगे एक और है, उसे एफ बोला जाता है, वो क्या है आपका, वो है फ्लूरोरेंथ्रिलीन, ऐसे करके कुछ स्पेलिंग है। ठीक है, ये बोलने में बहुत थोड़े कठिन है, लेकिन आपको याद रखना है। बेंजो के 2 ग्रुप जो है ना, बेंजो के, ये बेंजीन वाले हैं, बेंजो के 2 ग्रुप कौन कौन सा, एक तो एसी फिनोफ्थलीन, ठीक है, फिनोएथ्रीलीन करके है ये, ठीक है, और दूसरा है फ्लूरोथ्राएथिलीन करके। ठीक है, ये दोनों ग्रुप जो है ना ये कैर्सिनोजेनिक है। ठीक है, इनको याद करना है आपको, इनके नाम याद करना है। अब अगर मैं बात करूं जो आपकी यही वाली एजेंसी है ना, यूएस एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, इसने क्या किया, इसने कोई लिमिट ही नहीं दी। ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है ना आपका EPA, ये किसका है, इनका ही है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी जो है ना, यूएस एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है इनकी ही है। बात समझ में आ रही है क्या, मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूं एक बार। देखो बात क्या है, बात यहां पर ये है, नाम थोड़े कठिन है, मेरे से भी बोले नहीं जा रहे, ठीक है, फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जो अपने एरोमेटिक ग्रुप थे ना, उनमें जो बेंजीन है, बेंजीन के 2 एलिमेंट सबसे खतरनाक कौन कौन से, एक तो ये ए पे स्पेलिंग है भैया, दूसरी एफ पे स्पेलिंग है, मेरे से बार बार नहीं बोला जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ, ये दोनों बहुत खतरनाक है। अब ये जो एजेंसी है ना, यूनाइटेड स्टेट एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, इसके अंडर में एक एजेंसी आती है और वो है EPA, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। इसने क्या किया, एरोमेटिक ग्रुप के लिए कोई लिमिट ही नहीं दी। ये बोले हमारे पास तो भैया कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है हाइड्रोकार्बन्स के लिए, और हाइड्रोकार्बन्स भी कौन से, एरोमेटिक ग्रुप के लिए हम आपको कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं करवा रहे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई क्या, इतनी बात समझ में आई तो हम आगे बढ़ते हैं। क्या इंडिया वालों ने, क्या हमारे वाला जो एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड वाली जो हमारा डिपार्टमेंट है, क्या हमारे वालों ने कोई दिया क्या, इंडिया के अंदर कोई स्टैंडर्ड आया क्या, बिल्कुल। इंडिया वाले जो लोग हैं इन्होंने अपने स्टैंडर्ड बनाए, इन्होंने बोला कि अगर इतना ही कैर्सिनोजेनिक कंपाउंड है एरोमेटिक ग्रुप, तो क्या हम उनकी लिमिट्स नहीं निकाल सकते, हम उनकी लिमिट्स निकालते हैं, बिल्कुल निकालेंगे। जो काम कोई नहीं करता वो कौन करते हैं, इंडियंस ही तो करते हैं, जुगाड़ टेक्नोलॉजी से। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, जुगाड़ टेक्नोलॉजी लगाई और यहाँ पर आपको लिमिट बना के दे दी कि आपको ये लिमिट याद करनी है। ठीक है,
अगर सबसे ज्यादा हार्मफुल पोटेंशियल की बात किया जाए, सबसे ज्यादा हार्मफुल पोटेंशियल किसका है बेंजीन ग्रुप के अंदर, ठीक है, तो वो कौन सा है, बेंजोपायरिन। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या, एक नया नाम है बेंजोपायरिन, इसका भी है। ठीक है, इसको भी याद करना है, पिछली बार पूछा गया क्वेश्चन है, बेंजो से पूछा उसने, बेंजोपायरिन है जो कि काफी खतरनाक है। अब क्या हुआ, जो AQI है हमारा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है आपका, उसने क्या किया, उसने बोला कि आप ना बेंजीन और बेंजोपायरिन जो है ना, इसके लिए हम आपको 2 लिमिट देते हैं। वो क्या लिमिट है आपकी, इसके लिए तो लिमिट दे दी आपकी 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, और इसके लिए 1 नैनोग्राम पर मीटर क्यूब। देखो मैं खुद इसको ना देख देख के लिख रहा हूं, मैं चेक कर रहा हूं, क्योंकि ना यहाँ पर एक भी डेटा अगर इधर से उधर कहते नैनो माइक्रो, कहीं पे मिलीग्राम आ जाता है, एक भी इधर से उधर हो गया ना पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इसलिए मैं भी आज देख के लिख रहा हूँ इन चीजों को। बात समझ में आ रही है क्या, थोड़ा सा ना ये टॉपिक हटके है, लेकिन आपको बताना जरूरी है। हाइड्रोकार्बन के अंदर इतना डेप्थ में जाना जरूरी है हमारे लिए। बात समझ में आ रही है, यहां तक आपको उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। हार्मफुल कंस्टिट्यूएंट जो है बेंजोपायरिन, एक नया खोजा गया। इस बेंजोपायरिन को देखते हुए कि ज्यादा खतरनाक है, हमारा नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स जो उसने क्या किया, डेटा दिया कि आप इसके ऊपर लिमिट लगाओ। वो क्या है, बेंजीन के लिए तो 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, और बेंजोपायरिन के लिए कितना, 1 नैनोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, यहां तक हम बात करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। देखो इसके अलावा भी ना बहुत सारे एरोमेटिक ग्रुप के अंदर और भी एलिमेंट है, जैसे एल्डिहाइड है, कीटोन है। एल्डिहाइड और कीटोन जो है ना, इनको भी कंसीडर किया जा सकता है हार्मफुल में। क्यों, क्योंकि ये अकेले जब स्वतंत्र मतलब फ्री पोजीशन में है ना, एटमोस्फेयर के अंदर घूम रहे हैं, तब तो नुकसान नहीं पहुंचाते। लेकिन जो एल्डिहाइड है ना, ये फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट भी हो जाता है। बात समझ में आ रही है क्या आपको। और फॉर्मल्डिहाइड का आपने फॉर्मिक एसिड का एग्जाम्पल भी देखा होगा, लाल चींटियां थोड़ी सी खारी लगती है खाने में, मैंने खाई नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसा बोलते हैं। अब जो ये फॉर्मल्डिहाइड है, ये क्या करता है, अपनी आंखों को इरिटेशन भी देता है, ठीक है, अपनी स्किन के ऊपर रैशेस भी करता है, ठीक है। तो इसके 3-4 इफेक्ट हैं, ये आपको नोट्स के अंदर मिल जाएंगे, ये इनको हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं। देखो फॉर्मल्डिहाइड और कीटोन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये दूसरे पोल्यूटेंट के साथ मिलकर क्या करते हैं, खतरनाक होते हैं। और किस ग्रुप में आते हैं ये याद रखना जरूरी है। ये हाइड्रोकार्बन ग्रुप के हैं, और कौन से ग्रुप के अंदर आप उसको पढ़ रहे हो, एरोमेटिक ग्रुप्स के अंदर पढ़ रहे हो, कीटोन और एल्डिहाइड को। बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है। हाइड्रोकार्बन के अंदर इतना ही है आपका, ठीक है। मैं अपने शब्दों को यही विराम देता हूं, धन्यवाद, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करो आप कि जो एयर पोल्यूटेंट वाली वीडियोस है ना, इनको 2-3 बार देखना, क्योंकि एक बार मेरे को पढ़ने से भी ये याद नहीं हुई इनकी लिमिट्स। और अभी भी आप देख रहे हो मैं इनको देख देख के लिख रहा हूं, क्योंकि अगर एक भी डेटा इधर से उधर हो गया ना, तो सारा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। एक टिक ही तो है, आप कॉन्फिडेंस के साथ लगाओगे कि हाँ मुझे तो याद था, यहाँ तो 1 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब, भैया नहीं, देखो इसको 1 नैनोग्राम पर मीटर क्यूब, क्योंकि बेंजोपायरिन सबसे खतरनाक है। और इस बार पूछा जाएगा, पिछली बार उसने सिर्फ बेंजो पूछा आपसे, इस बार आपको बेंजोपायरिन पूछेगा 1 नैनोग्राम पर मीटर क्यूब, या बेंजीन की लिमिट पूछ लेगा आपसे 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। बात समझ में आई क्या, धन्यवाद।